हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क एजुकर्प। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड एंड इट्स क्लासिफिकेशन डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेट डिस्कस करना है। जो क्वेश्चन सेट है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी रक्त समूहों में से, ब्लड ग्रुपों में से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि लेने वाला कहलाता है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ए, सेकंड ब्लड ग्रुप बी, थर्ड ए बी, फोर्थ है ब्लड ग्रुप ओ। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं उन्हें हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ए होता है, सेकंड बी होता है, थर्ड ए बी, दोनों एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसके अंदर एंटीजन एब्सेंट होते हैं। बात करें कि यूनिवर्सल रिसेप्टर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें रेसिपिएंट यानी कि रिसेप्टर की, तो ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि बात करें हम ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसे यूनिवर्सल डोनेट के नाम से जाना जाता है। डोनर या डोनेटर के नाम से इसे जाना जाता है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन होगा, एट विच हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल। कह रहा है क्वेश्चन कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद आरबीसी के अंदर क्या चेंज आते हैं। हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, और एक हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद ऑक्सीजन के अंदर डेफिशिएंसी आती है। उसके बेसिस पर आरबीसी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन नंबर। पूछ रहा है नंबर के अंदर चेंज आएगा या साइज के अंदर चेंज आएगा। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद या कभी गहराई में जाने के बाद इसके नंबर में ही चेंज आता है, साइज में कोई भी चेंज नहीं आता है। जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से। तो आंसर आएगा इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर, नंबर में ये इंक्रीज हो जाती हैं। इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि आरबीसी का हमारा फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को कैरी करना। जब इनका नंबर इंक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन का नंबर भी इंक्रीज होगा, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के एटम को बाइंड करने में हेल्पफुल होता है। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होगी, तो भी अपने आप ही हीमोग्लोबिन का नंबर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, ईसीजी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शन। ईसीजी, देखो यहां है ईसीजी। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दो चीजें होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में चेंज मतलब क्या डिफरेंस होता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज कहां किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट इज हार्ट, सेकंड इज लंग्स, थर्ड इज किडनी, फोर्थ इज ब्रेन। इसका फंक्शन होता है हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है, हार्ट जो फंक्शन कर रहा है उससे रिलेटेड चीजों को जानने के लिए हम यूज करते हैं ईसीजी का। और ये जो ईसीजी होती है, ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ या ग्राम के नाम से इसे जानते हैं। मशीन अगर हम इसकी देखना चाहें तो इसकी मशीन होती है लाइक दिस। ये आपको कंप्यूटर लाइक स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, ईसीजी के नाम से इसे जाना जाता है। देखो कहीं भी वर्ड में कार्डियो वर्ड रिलेट हो जाए तो कार्डियो का सेंस क्या होता है, कार्डियो अटैच होता है, एक ये सेंटेंस को अटैच करता है हार्ट से रिलेटेड चीजों को। जैसे हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो कार्डियो वर्ड किसको रिलेट करेगा, हार्ट को रिलेट करेगा। अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन से रिलेटेड स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे नाम दिया जाता है ई
जी, फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के नाम से इसे जाना जाता है, जिससे ब्रेन का स्टडी किया जाता है। जबकि ईसीजी के द्वारा हार्ट के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही है, हमारी हार्ट बीट जितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसे देखने के लिए यूज़ किया जाता है ईसीजी। नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं, टीवी में दिखाया जाता है जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, उसकी सांसें थमने वाली होती हैं, तो ऐसे पीक लाइक वेव्स चलती रहती हैं, इस टाइप से कुछ वेव्स चलती रहती हैं। ये वेव्स जब ऊपर उठना स्टार्ट कर दें तो सेंस होगा कि हमारी कॉन्टिन्यू ब्रीदिंग चल रही है, सांसें चल रही हैं। लेकिन जब ये पैरेलल लाइन में आना स्टार्ट हो जाती है दिस टाइप, तो सांसें थमना स्टार्ट हो जाती हैं, ये लंबी लंबी सांसें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड डिवॉइड ऑफ द कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्लूइड पार्ट है, इसके अंदर से अगर हम लोग कॉर्पस्कल्स को निकाल दें, ब्लड के अंदर से जब हम कॉर्पस्कल्स को निकाल दें, तो वो बचा कुचा फ्लूइड पार्ट क्या कहलाएगा। नॉर्मली लास्ट हमने डिस्कस किया था, जो ब्लड है किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कुछ होती हैं सेल्स, कितने टाइप की, 3 टाइप की, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, 3 टाइप की सेल्स थी। दूसरा बचा हुआ जो मटेरियल है वो क्या है जी, प्लाज्मा होता है। और ये जो प्लाज्मा है अपने आप में कितना % पार्ट है, लगभग 60% पार्ट होता है। सेल्स लगभग 40% पार्ट होता है। तो जब इस ब्लड के अंदर से हम सेल्स को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, तो बचा कुछ मटेरियल हमारे पास क्या होगा, मटेरियल होगा हमारे पास प्लाज्मा। क्या होगा जी, बचा हुआ मटेरियल प्लाज्मा कहलाएगा। आंसर आएगा आपका प्लाज्मा, जिसे हिंदी में भी प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल। बात करी जाए आरबीसी के काउंट की, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के नंबर की, तो फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर लिटिल डिफरेंस होता है, थोड़ा सा नंबर में वेरिएशंस होती हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है 5.5 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन 5 मिलियन, थर्ड है 4.5 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है 4 मिलियन। मेल की बात की गई है, स्पेशली एक एडल्ट मेल की। तो एडल्ट मेल के अंदर पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। फीमेल्स के अंदर ब्लड या हीमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट या डब्ल्यूबीसी काउंट, ये जितनी भी चीजें हैं थोड़ी सी कम पाई जाती हैं कंपैरिजन टू मेल के। मेल के अंदर इनका नंबर इंक्रीजिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका 5.5 मिलियन विद इन द मेल। मेल के अंदर पाया जाएगा अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन। अगर बात करी जाए फीमेल की, तो फीमेल के अंदर ब्लड के अंदर आरबीसी जो होंगी वो पाई जाएंगी 4.5 मिलियन विद इन द फीमेल्स। तो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप थोड़ा सा उसे लिंक करना कि फीमेल्स का पूछा जाए तो 4.5 मिलियन और मेल्स का पूछा जाए तो 5.5 मिलियन। अगर आपको मेल और फीमेल दोनों नहीं दिए हुए हैं, नॉर्मल पूछ लिया जाए एक ह्यूमन के अंदर आरबीसी काउंट कितना होना चाहिए, तो आपको ऑप्शन लगभग मान के चलना है 5 to 5.5 मिलियन के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बीपी को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट बैरोमीटर, सेकेंड स्टेथोस्कोप, थर्ड स्फेग्नोमैनोमीटर, फोर्थ हीमोसाइटोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या किया जाता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर प्रेशर को मापने के लिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है आपके बैरोमीटर को। जबकि स्टेथोस्कोप, नॉर्मली आप इसे फैमिलियर होंगे ही, स्टेथोस्कोप क्या होता है, डॉक्टर कानों में लगाकर जिस यंत्र को यूज करता है और जिससे आपकी हार्ट बीट को सुनता है, उस यंत्र को नाम दिया जाता है स्टेथोस्कोप। लाइक दिस वन, ये क्या है, एक स्टेथोस्कोप है, जिससे हमारी हार्ट बीट को मेजर किया जाता है, हमारे हृदय की धड़कनों को मेजर किया जाता है। जबकि स्फेग्नोमैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो यूज किया जाता है बीपी को मापने के लिए। स्ट्रक्चरली हम बात करें दिस वन, यहां से एयर पंप की जाती है, पंपिंग की जाती है, एयर बढ़ती जाती है,
दूसरी तरफ आपकी रीडिंग ऊपर या नीचे जाती है। बात करें बीपी नॉर्मल होता कितना है, तो नॉर्मल बीपी जो है वो होता है 120 to 80 mmHg। तो बीपी को मापने के लिए कौन सा यंत्र हो गया जी, स्फेग्नोमैनोमीटर, जबकि हार्ट बीट को मापने के लिए यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है हिमेटोसाइटोमीटर। हिमेटोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है विद इन द ह्यूमन बॉडी, हीमोग्लोबिन के अमाउंट को मेजर करने के लिए हिमेटोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। नॉर्मल अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 to 16 ग्राम विद इन द मेल, जबकि फीमेल के अंदर 9 to 12 ग्राम हीमोग्लोबिन भी सफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज। कोगुलेशन या क्लॉटिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लॉटिंग का मतलब भी थक्का जमाना, कोगुलेशन का मतलब भी थक्का जमाना। थक्का जमाना होता क्या है, कभी भी ब्लड हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो, कुछ टाइम के बाद ब्लड अपने आप ही बहने से रुक जाता है। किसके कारण, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो कोगुलेशन की प्रोसेस होती है किस विटामिन के द्वारा होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। आंसर है इसका विटामिन के, क्योंकि विटामिन के एक ऐसी विटामिन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर फाइब्रिनोजन के अमाउंट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती है। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती है। और विटामिन के को नाम दिया जाता है फ्लोकिनोन। फ्लोकिनोन इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। फ्लोकिनोन इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। जबकि बात करी जाए विटामिन सी की, तो ये स्कर्वी नामक रोग, इससे हमें प्रिकॉर्ड करता है। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन ई की कमी से रोग होता है रिप्रोडक्टिव पावर का कम हो जाना। और विटामिन के से कोगुलेशन पावर डिक्रीज हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। उस डिजीज को नाम दिया जाता है हीमोफीलिया। क्या कहा जाता है उसे, हीमोफीलिया के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट, द रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय द। लाल रक्त कणिकाओं का जन्म कहां होता है? फर्स्ट ऑप्शन लिवर, सेकेंड इज हॉर्मोन्स, थर्ड बोन मैरो, फोर्थ इज हार्ट। लिवर यानी कि यकृत। अगर हम बात करें विद इन द ह्यूमन बेबी, न्यूली बोर्न बेबी की, तो न्यूली बोर्न बेबी के अंदर लिवर हेल्पफुल होता है इन द प्रोडक्शन। लेकिन बात करी जाए एडल्ट की, एक नॉर्मल मेल की, तो नॉर्मल मेल के अंदर लिवर फंक्शन नहीं करेगा, हॉर्मोन्स फंक्शन नहीं करेंगी, यहां फंक्शन करेंगी बोन मैरो यानी कि आपकी अस्थि मज्जा। क्या फंक्शन करेंगी? अस्थि मज्जा के नाम से इन्हें जाना जाता है। अस्थि मज्जा होती क्या है? बोन के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर से सभी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सभी कार्पस्कल्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो WBC हो चाहे वो RBC हो। नेक्स्ट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। ह्यूमन के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है आपका 120 to 80 mmHg, 90 to 140, 120 to 160, 85 to 150 mmHg। देखो, जो हमारा बीपी होता है, बीपी हम दो तरीके से मेजर करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोल प्रेशर। सिस्टोल प्रेशर और डायस्टोल प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है? जब हमारे हार्ट से नॉर्मल एक साउंड आती है, उस साउंड को नाम दिया जाता है लव डव की साउंड। क्या कहते हैं? लव डव की साउंड के नाम से उसे जाना जाता है। होता क्या है, एक बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस के बाद हमारी एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। इन दोनों के बीच में हमें अपना प्रेशर लेना होता है। जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसे नाम दिया जाता है ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए 120 to 80 mmHg।
सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 120 to 80 के मिड में होगा तो नॉर्मल बीपी होगा। अगर इससे ऊपर हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो उसे हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। यदि बीपी कम हो जाता है, बीपी लो चला जाता है, तो उसे हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। एक वर्ड है हाइपरटेंशन, दूसरा वर्ड है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन डिक्रीज द बीपी, हाइपरटेंशन इंक्रीज दिस नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसे नाम दिया जाता है आयरन। क्या कहते हैं? आयरन। हम लोगों को बोला जाता है कि अपनी डाइट के अंदर आयरन हमें इंक्लूड करना चाहिए। क्यों इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आयरन हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए कि क्यों इंक्रीज होना चाहिए, क्या इसका फंक्शन है। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम रहेगी? नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा आलस आता है, नींद आती रहती है, सुस्ती रहती है शरीर के अंदर। जबकि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन तो भी ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। नॉर्मल जो हमारा हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हमारी बॉडी के अंदर विद इन द ग्राम में से मेजर किया जाता है, होना चाहिए 12 to 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम के बीच में से होना चाहिए। और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, इसके नंबर में भी इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट होता रहता है। किसके बेसिस पर? आरबीसी के नंबर इंक्रीज होने पर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आरबीसी का नंबर डिक्रीज होने पर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जिसमें से इसका फंक्शन अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रोवाइड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद क्या होता है? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या ये अमीनो एसिड को प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर सेल्स को। सेकंड है कैरी ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड एंजाइम। फोर्थ है हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो देखो भाई, हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जब हम इनहेलेशन करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर लेना, एक होता है एक्सहेलेशन यानी कि सांस को बाहर निकालना। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो सारी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। बट जैसे ही लंग्स की एल्वेलाई तक ये सारी एयर पहुंचती है, एल्वेलाई से ट्रांसफॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर ब्लड के अंदर। तो ब्लड क्या करता है? सारे की सारे गैसेस को एक्सेप्ट ना करके ये केवल और केवल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर घोलता है। क्यों? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करने का, ऑक्सीजन को बाइंड करने का। और हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 एटम को बाइंड करता है। तो इसका काम होता है विद इन द ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन को कैरी करना पर्टिकुलर सेल तक, पर्टिकुलर टिश्यूज तक। वहां इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर लिया जाएगा। आफ्टर दैट ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सेल किया जाता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के ही द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड। अगर हम नॉर्मल बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड होता है, वार्म ब्लडेड होता है। ये किससे रिलेट कर रहा है? ब्लड से रिलेट कर रहा है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वे एनिमल्स होते हैं जो सर्दी और गर्मी के टाइम पर अपने आप को प्रिकॉट करते हैं, अपने आप को प्रिकॉट करते हैं। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल वे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट है पिजन, सेकंड है टर्टोरस यानी कि कछुआ, थर्ड है फॉक्स यानी कि लोमड़ी, फोर्थ है आपका गॉट यानी कि बकरी। नॉर्मली अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स यानी कि स्तनधारी सभी ऐसे जीव होते हैं जिनका ब्लड वार्म ब्लडेड होता है।
यानी कि एक टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर उनके ब्लड का। नॉर्मली एक और क्वेश्चन यहां से रिलेट करता है कि मैमल्स के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसके ब्लड का होता है? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है जी गॉट के ब्लड का, बकरी के ब्लड का। कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 42 डिग्री सेल्सियस इसके ब्लड का टेम्परेचर होता है। ह्यूमन के ब्लड का आई थिंक सबको पता ही होगा, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से पूछा गया है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड की बात करी जाए, इसका टेम्परेचर फिक्स है, तो ये कौन सा हो गया? वार्म ब्लडेड हो गया। पिजन का भी फिक्स होता है, ये भी कौन सा हो गया? वार्म ब्लडेड हो गया। ह्यूमन का भी फिक्स है, तो क्या हो गया? वार्म ब्लडेड हो गया। कोल्ड ब्लडेड में आ जाता है जी आपका टर्टोरस यानी कि कछुआ। कछुआ क्या होता है? इसकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। ये क्या करता है? सर्दियों के टाइम पर इनका ब्लड ठंडा हो जाता है, गर्मियों के टाइम पर इनका ब्लड गर्म हो जाता है, यानी कि कोई प्रॉपर फिक्स नहीं होता इनका ब्लड का टेम्परेचर। तो इनके अंदर एक हाइबरनेशन की पावर पाई जाती है। हाइबरनेशन का मतलब होता है छुप जाना। ये अपने स्पेशल बरोज में जा सकते हैं, बिल के अंदर जा सकते हैं, या पर्टिकुलर एक अपने आवास के अंदर ये जीव जा सकते हैं। क्यों? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। बात करी जाए डॉग की, कैट की, तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि आपका टर्टोरस ये है लाइका बोल देते हैं इसे, जो कलर बदलता है, एक ऐसा एनिमल जो कलर बदलता है, इसके अंदर भी जो टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं होता। तो ये क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फिशेस में भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही होते हैं। फिशेस की वैरायटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी है, जिनमें से कुछ मैमल्स की कैटेगरीज में आती हैं, कुछ प्रॉपर फिशेस में होती हैं। तो मैमल्स के अंदर वार्म ब्लडेड का फंक्शन पाया जाता है, एक्सेप्ट टू फिशेस। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। पूछा गया है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसकी सहायता से होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट इज एरिथ्रोसाइट, सेकेंड इज थ्रोम्बोसाइट, थर्ड इज लिम्फोसाइट, फोर्थ इज ल्यूकोसाइट। देखो जी, ब्लड कॉर्पस्कल्स मेनली कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके केमिकल नेम की बात करी जाए तो केमिकल नेम इनके दिए हुए हैं एरिथ्रोसाइट। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि एरिथ्रोसाइट होती क्या है? रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी को नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट। सेकेंड है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है? प्लेटलेट्स को नाम दिया जाता है थ्रोम्बोसाइट। लिम्फोसाइट किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को नाम दिया जाता है लिम्फोसाइट। बात आई ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये एक प्रकार का टाइप होता है किसका जी? डब्ल्यूबीसी का। और ये प्रॉपर क्या होती है? लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट अपने ल्यूकोसाइट इज अ, एक सेकेंड, एरिथ्रोसाइट इज अ टाइप ऑफ आरबीसी। ये टाइप होती हैं प्लेटलेट्स का। लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार होती है, प्रॉपर डब्ल्यूबीसी नहीं है। जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, हम मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें से 2 होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जबकि जो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी ना होकर ये प्रॉपर डब्ल्यूबीसी होती हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होती हैं। देखो जी, एरिथ्रोसाइट आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। ये जो ल्यूकोसाइट होती हैं, इन्हें पर्टिकुलर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से कॉमनली बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, ग्रेन्युलोसाइट होती हैं। जबकि अग्रेन्युलोसाइट में आते हैं आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से आपको कोई मतलब नहीं है, इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करने का। डब्ल्यूबीसी का काम भी होता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करने का। जबकि बची 2 चीजें, प्लेटलेट्स जिसका काम क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड की
क्लॉटिंग करना, बचा क्या आपके पास एरिथ्रोसाइट, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है जी, ऑक्सीजन को बाइंड करता है विद इन द ब्लड। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज हायर इन द, पूछा गया है कि ब्लड का प्रेशर किन के अंदर ज्यादा होता है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट इज वेंट्रिकल्स, सेकेंड इज आर्टरीज, थर्ड इज वेन्स, फोर्थ इज ऑरिकल्स। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स होते क्या हैं। नॉर्मली हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया जाता है, रफली स्ट्रक्चर बता रही हूँ दिस वन। ये जो हमारा हार्ट होता है इसे हम डिवाइड करते हैं कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में। ये ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है जी ऑरिकल, क्या कहते हैं, ऑरिकल। ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, जबकि ये नीचे वाली जो दोनों ओपनिंग होती हैं इन्हें नाम दिया जाता है वेंट्रिकल्स। क्या कहेंगे इन्हें, वेंट्रिकल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला हो गया राइट वेंट्रिकल। तो इनके अंदर तो ब्लड का प्रेशर होगा नहीं हाई, क्योंकि ये पार्ट्स हैं दोनों की दोनों। प्रेशर किसके अंदर हाई होगा, जिनके अंदर फ्लो होगा, जिनके अंदर बहाव होगा। तो बहाव किन के अंदर होता है, फ्लो किस किस के अंदर होता है, ब्लड फ्लो होता है हमारी वीन्स के अंदर और हमारी आर्टरीज के अंदर। ये जो आर्टरी होती हैं इन्हें हिंदी में कहा जाता है धमनी। क्या कहते हैं इन्हें, धमनी के नाम से जाना जाता है, जबकि वीन्स को नाम दिया जाता है शिराओं के नाम से, इन्हें कहा जाता है शिरा। यही आपको बता देती हूँ, हमारी जो धमनी होती हैं, धमनियों का काम होता है हमारे ब्लड को हमारे हार्ट के बाहर कैरी करना, यानी कि हमारे हार्ट से ब्लड को पर्टिकुलर टिश्यू, पर्टिकुलर सेल तक ले जाने का काम किसका होता है जी, हमारी आर्टरी का होता है। किसका होगा, आर्टरीज का होगा। जबकि बॉडी सेल्स से ब्लड को वापस हार्ट के पास लेकर आने का जो काम होता है वो किसका होता है जी, वीन्स का होता है। तो हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। जब ब्लड को पर्टिकुलरली पंप कर रहा है तो प्रेशर किस साइड से ज्यादा होगा, हार्ट की साइड से प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। प्रेशर किन में होगा, आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। जबकि वीन्स क्या कर रही है, उसे कलेक्ट करके ला रही है। जब कोई भी चीज कलेक्ट की जाती है तो सेल्स उसमें कोई पर्टिकुलर प्रेशर नहीं लगाती हैं। होता है लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में होता है। वो किसकी वजह से होता है, उसकी एक्सेस मात्रा की वजह से होता है। यहां किसकी वजह से होता है, हार्ट की फंक्शनिंग की वजह से प्रेशर होता है। तो प्रेशर ज्यादा कहां होगा जी, आर्टरीज के पास होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो आर्टरीज और वीन्स का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स। देखो जी, हमारी जो ये दिखाया हुआ है दिस वन इज आर्टरियोज। आर्टरियोज क्या होते हैं, जब हमारी आर्टरी आगे जाके स्मॉलेस्ट पाइप के अंदर, छोटी छोटी पाइप के अंदर चेंज हो जाती है तो उन्हें नाम दिया जाता है आर्टरियोज। आर्टरी का ही पार्ट होता है जिसे आर्टरियोज के नाम से भी जाना जाता है। छोटी छोटी पाइप होती हैं। तो ये आर्टरी जो होती हैं ये ब्लड को लेके जा रही है। कहां से लेके जा रही हैं जी, हार्ट से लेके जा रही हैं। तो इनके अंदर ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जबकि वीन्स क्या करती हैं, ये पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल से ब्लड को लेकर आने का काम करती हैं। जब लेकर आएंगी तो ब्लड कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। दूसरा, यहीं से जो आपकी आर्टरी होती है, आर्टरी की जो वॉल होती है दिस वन, ये बहुत ज्यादा मोटी होती है कंपैरिजन टू वेन की। आप देख भी रहे हो यहां सिंगल लाइन दिखाई दी है, तो रेड कलर में है वो सिंगल है, छोटी लाइन है। जबकि आर्टरीज के अंदर जो इसकी वॉल होती है वो लार्ज होती है। लार्ज क्यों होती है, मोटी क्यों होती है, प्रेशर की वजह से ये मोटी होती है। क्योंकि किसी भी चीज की वॉल अगर पतली होगी, आप उस पर प्रेशर डालोगे तो फटने के चांसेस रहते हैं। आपको पता है हार्ट अटैक होता है तो क्या होती है, हमारी कोरोनरी धमनी फट जाती है। धमनी फटती है क्यों, प्रेशर की वजह से। बीपी हाई होगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। तो जब प्रेशर यहां ज्यादा है तो इसकी वॉल भगवान ने अपने आप ही मोटी बना के दी है। यहां प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है तो वॉल कैसी है, पतली होती है। नेक्स्ट, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड मूव्स टू द, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर देता है, दबाव में आता है, तो ब्लड कहां फ्लो करता है, कहां पहुंच जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेन में, पल्मोनरी आर्टरी में,
एओर्टा में, लंग्स में। देखो पहले आपको पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया आर्टरी, तो ये आर्टरी है, आर्टरी में पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। अभी हमने डिस्कस किया आर्टरी के अंदर कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होती है। लेकिन यहां एक अपवाद आके जुड़ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर होगा जी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। क्यों होगा? क्योंकि ये आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो पर्टिकुलर सेल से ब्लड को लेकर आने का काम करती है। कहां तक? हार्ट तक, सॉरी हार्ट तक नहीं, लंग्स तक ब्लड को लेकर आने का काम करती है, जहां लंग्स इस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं और ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। दूसरा, आयोर्टा। आयोर्टा किसका पार्ट होता है? हमारे हार्ट के ऊपर एक प्रॉपर मोटी सी धमनी होती है जिसे नाम दिया जाता है आयोर्टा। स्ट्रक्चर देखें तो कैसी होती है? देखो दिस वन, ये जो आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? एओर्टा के नाम से इसे जाना जाता है। पहले आपको बताया मैंने कि हार्ट को कितने चम्मच में डिवाइड किया? 4 चम्मच में डिवाइड किया। ऊपर वाले दोनों ऑरिकल, इधर साइड लेफ्ट ऑरिकल, इधर साइड राइट ऑरिकल। नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल को यहां रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू कलर से। किससे? ब्लू कलर से। और ब्लू कलर की थी आपकी वेन। वेन के अंदर क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहां पर प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। जबकि आपके लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट किया गया है रेड कलर से। रेड कलर क्यों दिखाया गया है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ शो किया गया है रेड कलर से। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड वाले हार्ट के वेंट्रिकल से पास आउट होता है किसमें जी? एओर्टा में। एओर्टा किस कलर में दिखाई दे रहा है आपको? ये किस कलर में है? रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यानी कि प्योरीफाई ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पास होता हुआ पहुंचेगा आपके एओर्टा में। जबकि बात करी जाए राइट साइड की, राइट साइड के वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड होगा वो पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ डिलेइंग ब्लड क्लॉटिंग? अभी बताया था क्लॉटिंग यानी कि थक्का जमना, ब्लड की क्लॉटिंग को डिले करने वाली कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेमरेज, नाम सुना होगा, ब्लड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। नेक्स्ट हिमैचुरिया, थर्ड हीमोफीलिया, फोर्थ इज एनीमिया। 2 डिजीज है जो ब्लड से रिलेटेड है। फर्स्ट इज एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? बॉडी के अंदर ब्लड की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एनीमिया। जबकि हीमोफीलिया ये क्या होती है? एक हेरिडिटी डिजीज होती है। इट इज अ हेरिडिटी डिजीज। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसफर होने वाली चीजें होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है हेरिडिटी। क्या कहा जाता है? उन्हें हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है। तो हीमोफीलिया भी एक ऐसी ही डिजीज है जो आनुवंशिक डिजीज है, हेरिडिटी डिजीज है। ये क्या करती है? अगर आपके पेरेंट्स को है तो बच्चों को आने की भी चांसेस होते हैं, एक्सेप्ट द फीमेल। देखो होता क्या है, फीमेल के अंदर इनका चांसेस डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है कि फीमेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं जी XX, जबकि मेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं, X और Y होते हैं। यहां किसी के भी पास आएगी डिजीज तो एक क्रोमोसोम के पास आई हेरिडिटी डिजीज, दूसरा जी आपका सेफ है। जबकि लड़के के अंदर किसी भी क्रोमोसोम के अंदर डिजीज आई हेरिडिटी, चाहे वो आपका हीमोफीलिया है, चाहे वो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, लड़के इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां पूरी तरह इफेक्टेड नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में से ट्रांसफर करने का काम करती हैं। तो हीमोफीलिया इज अ डिजीज इन विच क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रिवेंट, या तो बहुत लंबे टाइम के लिए रुक जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन के की कमी होती है, तो के की कमी के कारण क्लॉट बनने में टाइम लगता है, और जब ये टाइम बहुत लंबा चला जाता है तो उस डिजीज को नाम दिया जाता है हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि हीमोफीलिया नामक डिजीज सबसे पहले किसको हुई थी, तो थोड़ा सर्च करना है इस चीज को। ये अभी मैंने बताया फीमेल्स को नहीं होती, कम चांसेस होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो देखा गया था, सबसे पहले देखा गया था महारानी विक्टोरिया के अंदर, जो ब्रिटेन की महारानी थी। जिनकी बात करी जाए हेमरेज की, यानी कि लॉस होना, किसी चीज का एक्सेस मात्रा में लॉस होना, हेमरेज ऑफ ब्लड, ब्लड हेमरेजिंग जिसे कहा जाता है, एक्सेस मात्रा में ब्लड का बाहर निकल जाना, फ्लो हो जाना। ये टू टाइप से होता है, एक इंटरनल होता है, जब इंटरनल फ्लो हो जाए बॉडी के अंदर ब्लड का तो उसे इंटरनली ब्लड हेमरेज के नाम से जाना जाता है। दूसरी कंडीशन होती है एक्सेल, अगर चोट लग जाए तो आउटर हेमरेज होता है ब्लड का। नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन इज अ, एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन क्या होती है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है द सिंथेटिक ड्रग विच इज प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सेकेंड है ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, थर्ड है ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, फोर्थ है अ सेमी सिंथेटिक ड्रग। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका ये एक प्रकार का ड्रग है जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, और वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से रिलेटेड है। दूसरा कह रहा है ये बनती है बैक्टीरिया से, थर्ड कह रहा है ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनती है, फोर्थ कह रहा है कि सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, प्रॉपर ड्रग्स नहीं है, सेमी सिंथेटिक है। तो मैं आपको बता देती हूं कि जो ये है एम्फिसिलिन, ये एक प्रकार की पेंसिलिन जो होती है, पेंसिलिन से बनी हुई दवा है। और ये जो पेंसिलिन होती है, पेंसिलिन प्रॉपर फंक्शन करती है बैक्टीरिया के ऊपर। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि बनाई जाती है कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? कवक यानी कि फंगस के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका जो आंसर जाएगा फर्स्ट, अ सिंथेटिक ड्रग विच प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, यूराइनर ब्लैडर से रिलेटेड हो, या फिर हमारी ब्रीदिंग ट्रैक से इफेक्टेड हो, या हार्ट के पर्टिकुलर पार्ट में हो, किसी भी ट्रैक के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है दिस टैबलेट का। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का नॉर्मल लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल कितना होता है? ह्यूमन का जीवन काल लगभग 60 से 70 साल, आरबीसी का जीवन काल अप्रोक्सीमेट 20 to 120 डेज होता है, 20 से 120 दिन। इसके मिड में ये अपने आप को डिजेनरेट करती है, फिर दोबारा से जाके उत्पन्न हो जाती है। जन्म कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा के अंदर होती है। हीमोग्लोबिन कंटेन द मेटल, हीमोग्लोबिन जो क्या थी? प्रोटीन थी। इसके अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? कौन सा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन कॉपर, नो। मोलिब्डेनम, ये भी नहीं होती। थर्ड आयरन, फोर्थ मैग्नीशियम। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है जी आयरन यानी कि लोह तत्व इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आयरन यानी कि लोहा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हरी सब्जियां डेली डाइट में लेनी चाहिए, एप्पल खाना चाहिए पर डे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंस के कारण हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट मेंटेन रहता है। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, मानव के रक्त का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? फर्स्ट इज मायोग्लोबिन, सेकेंड इज हीमोग्लोबिन, थर्ड इज इम्यूनोग्लोबिन, फोर्थ इज हिपैटोग्लोबिन। देखो कहीं भी वर्ड आ जाए ग्लोबिन, सब में कॉमन वर्ड यूज हो रहा है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। पहला वर्ड यूज किया गया है मायोग्लोबिन। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कार्डियो कहीं भी वर्ड यूज हो तो कार्डियो का सेंस कहां जाता है? हार्ट से रिलेट कर रहा है। कार्डियो हार्ट को रिलेट करता है। ऐसे ही जो मायो वर्ड होता है इट रिलेट द मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं मांसपेशियों से रिलेट करता है मायो। तो मायोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होती है? मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो मसल्स के अंदर सिंथेसाइज होती है। मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका होता है? मायोग्लोबिन का होता है। जबकि हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे अंदर जो ब्लड है, हमारे अंदर जितनी भी सेल्स हैं वहां तक ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को कैरी करना। जबकि रेड कलर किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? रेड ब्लड सेल की प्रेजेंस के कारण होता है। और वो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फोर्थ है इम्यूनोग्लोबिन, नाम से पता चल रहा है। इम्यून सिस्टम
से रिलेट करती हैं चीजें, और इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने का काम किसका होता है? WBC का। विद इन द WBC एक प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर। दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाइपोटेंशन और एक होता है हाइपरटेंशन। टेंशन यानी कि तनाव, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन अत्यधिक तनाव या अधिक तनाव, जब हमारी बॉडी के अंदर बीपी इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को नाम दिया जाता है हाइपरटेंशन। जब बीपी लो हो जाता है उस कंडीशन को नाम दिया जाता है हाइपोटेंशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं जरा हम। इंक्रीज इन हार्ट रेट, नो, हार्ट रेट से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिक्रीज इन हार्ट रेट, नो। डिक्रीज द ब्लड प्रेशर या इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इसका जो आंसर जाएगा जी हाइपरटेंशन, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जबकि ये होगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होगा? डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।